हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। आज का जो वीडियो है वो आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर है। बहुत सारे ढेरों कमेंट्स इसके ऊपर आए थे कि दुबई में आप शिफ्ट हुए हो, दुबई या यूएई में जनरली आपके घरों के रेंट्स कैसे होते हैं और उसके ऊपर पूरी डिटेल हमें सुननी है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं किन हालातों में रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, कितना वो रेंट देते हैं, क्या चीज़ अलाउड है क्या नहीं है। तो आज का ये पूरा वीडियो डिटेल में रहेगा, इसको ध्यान से देखिएगा शुरू से लेके एंड तक। आई नो बहुत सारे लोग यहाँ आने के लिए, जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या ये सोचते हैं कि हम आए अगर यहाँ जॉब करने के लिए तो फैमिली को साथ लेकर आए या ना आए, क्योंकि एक बैचलर के लिए यहाँ पे फिर भी किसी के साथ एकोमोडेट करके रहना, मिलके रहना आसान है, लेकिन जिनकी फैमिलीज होती हैं उनको कम से कम एक सर्टन स्पेस की जरूरत तो पड़ती है और उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। और जो लोग यहाँ नहीं भी आना चाहते उनके लिए भी मैं कहूंगी ये वीडियो जरूर देखें एंड तक, ताकि आपको पता चले यहाँ पे रहने का खर्चा जो है यूएई वालों को कितना उठाना पड़ता है। और अगर मैं कुछ एक शब्दों में कह सकूं तो यहाँ पे जो मेजर खर्चा है हम लोगों का, सैलरीज में से जो एक मेन चंक हमारा निकल जाता है पैसों का, वो रेंट पे ही जाता है, क्योंकि रेंट्स यहाँ के क्वाइट हाई हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, नहीं तो आपको मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं 2 जगह रही हूँ यूएई में, और मैं जब से रही हूँ तब का और आज का हाल है, उसमें क्या फर्क आया है वो भी हमें जानना जरूरी है, ताकि आपको पता रहे कि रेंट्स पहले कम थे अब बड़े हैं या पहले ज्यादा थे अब कम हुए हैं। तो पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको जैसे पता है कि मैं पहले एयरलाइंस में काम करती थी, हमें कैबिन क्रू को एकोमोडेशन जो है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड होती थी। तो पहले पहले मुझे बाहर कैसे रेंट करते हैं घर को या बाहर क्या रेट्स हैं एकोमोडेशन के बिल्कुल पता नहीं होता था, क्योंकि हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमारी सैलरी के अलावा जो घर है वो इंक्लूडेड रहता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो कंपनी ने बोला कि आपके स्पाउस जो हैं वो कंपनी अकोमोडेशन में नहीं रह सकते, कुछ रूल्स चेंज हो गए थे, जिसके चलते मैंने 2007 में एक रूम बाहर लिया था। उस टाइम पे एक कमरे का रेंट आबू धाबी में 3,500 से 4,000 दिरहम मैंने पे किया है, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। उस टाइम पे, पहले टाइम पे रेंट्स जो हैं आज के टाइम से बहुत ज्यादा होते थे। उस टाइम पे 4,000 दिरहम के करीब सिर्फ एक कमरा मैंने किसी के अपार्टमेंट में लिया था 1 महीने के लिए। लकीली उसके बाद हमारी कंपनी ने कुछ एक रूल्स चेंज कर दिए और मुझे वापस अपना कंपनी अकोमोडेशन मिल गया था, जिससे मैं अपनी फैमिली के साथ रह पाई। नहीं तो अराउंड आप लगा लीजिए मैं इंडिया के 70 से 80 हजार रुपए आबू धाबी में एक कमरे का रेंट दे रही थी, जिसमें मेरी किचन नहीं थी, मेरे पास हॉल नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे कंपनी अकोमोडेशन छोड़ना जरूरी हो गया था और मुझे बाहर रूम लेना पड़ा। और मैं मजबूरी में वहां पे 1 महीना रही, फर्नीचर भी खरीदा, घर का रेंट भी दिया। इट वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे पास बेबी आया तो तब भी हमारी कंपनी में जो घर था वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था। उसके बाद फिर से मैंने एक बार अकोमोडेशन बाहर ली। बाहर अकोमोडेशन लेने का मुझे फ़ायदा ये होता था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि कंपनी अकोमोडेशंस में रहते हैं, कोई भी मेरे घर विजिट करेगा तो उसकी आईडी उसको जमा करनी पड़ेगी, और कुछ एक टाइमिंग्स का भी रहता है कंपनी की तरफ से कि इतने बजे तक ही आपके घर कोई विजिट कर सकता है। कंपनी अकोमोडेशंस के बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो जब आहान के होने के बाद मैंने घर से बाहर, वहाँ पे कंपनी अकोमोडेशन से बाहर रहना शुरू किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत फ्री और बहुत ही ऐसा फील होता था कि मैं अपने स्पेस में हूं। तो उसके बाद मैंने कभी पलट के नहीं देखा, मैं कंपनी के अकोमोडेशन को छोड़ के बाहर ही रहती रही। मैंने बहुत सारे घर यहाँ पे जो है वो शिफ्ट किए हैं आबू धाबी में। तो आबू धाबी में जब मैं घर, तब भी मैंने 2 बेडरूम लिया था कहीं पे, नहीं, सबसे पहले जो मैंने घर लिया था बाहर, पूरा कंप्लीट मतलब अपार्टमेंट लिया था, 55,000 दिरहम्स प्लस 5,000 दिरहम उस इंसान ने मुझसे कमीशन भी लिया था जिसके थ्रू मैंने घर लिया था, तो 60,000 दिरहम। लेकिन वो जो घर था उसकी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड होती थी।
तो उसमें मुझे 60,000 मतलब 1,20,000 रुपये इंडिया के मैंने उसका रेंट दिया था साल का, विद कमीशन मिलाकर, और शिफ्टिंग वगैरह के भी 2,500 से 3,000 दिरहम आपके लग ही जाते हैं। तो इस तरह से मैंने 1 बेडरूम उस टाइम पे लिया था। उसके बाद हमने एक और घर चेंज किया था, उसका भी रेंट 60,000 दिरहम था, प्लस हमने 5,000 दिरहम कमीशन दिया था। उसके अलावा उसका वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत हाई आता था, उसमें स्प्लिट एसी था। तो ये मैं आपको टिप देना चाहूंगी अपनी गलतियों से जो मैंने सीखा। यूएई में भी 2 तरह के अकोमोडेशंस हैं। यहाँ पे अगर स्प्लिट एसी लगा हो, कई पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने होते हैं, लेकिन उनमें जो एसी है वो ऐसा एसी लगा होता है जैसे इंडिया में हम स्प्लिट एसी लगवा लेते हैं घरों में, और स्प्लिट एसी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, बहुत मीटर घूमता है। तो वहाँ पे मैं 2 साल उस घर में रही, दोनों साल मतलब हर महीने मेरा जो बिजली का बिल है वो इतना हाई आता था। मैंने बहुत सारा पैसा वहाँ पे अकोमोडेशन का मतलब घर का रेंट देने में, और उसके बाद मैंने बिजली पानी का मतलब खर्चा निकालने में ही मैंने ज़ाया किया, क्योंकि जहाँ पे भी मैं खड़ी होती थी वहाँ का ही एसी चलाना पड़ता था। तो अगर हॉल में हूँ तो हॉल का एसी चलेगा, मेरे रूम में हूँ तो रूम का एसी अलग से चलेगा, अगर मम्मी पापा आए हुए हैं तो उनके कमरे का एसी अलग चलेगा, किचन में है तो किचन का एसी अलग चलेगा। जबकि बाकी जो यहाँ वाले पूरे एयर कंडीशन वाले घर होते हैं जिनमें सारे घर में एसी इकट्ठा होता है, तो उसमें बेसिकली एक जगह का एसी जब हम चलाते हैं तो वो सारे घर में उसकी ठंडक आती है, तो जगह जगह के एसी चलाने नहीं पड़ते। तो इस वजह से ये जो एसी है वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो वो मैंने गलती से सीखा। वहाँ पे भी मेरा 60,000 रेंट प्लस 5,000 कमीशन प्लस मेरा वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिला के मैंने बहुत पैसा मेरा जो है वो खर्च किया। अब बारी आती है आबू धाबी से। उस घर से निकलने के बाद एक और घर हमने लिया था जो बिल्कुल सिटी में था, जो मेरा लास्ट घर था। मैं उन्हीं उन्हीं मेन घरों की बात बता रही हूँ जिनकी कोई ना कोई स्टोरी मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने घर बहुत चेंज किए हैं यूएई में। अभी जो मेरा लास्ट घर था जो आपने देखा भी था आबू धाबी में, सलाम स्ट्रीट बिल्कुल के ऊपर मेरा घर था, 10th फ्लोर के ऊपर। वो 3 बेडरूम हमने घर लिया था। और अभी मैं कहूँ साल दर साल, मुझे रीज़न नहीं पता, लेकिन एकोमोडेशंस के रेंट थोड़े कम हुए हैं। तो ये जो घर हमें मिला था वो भी 60,000 दिरहम पर साल, मतलब 12 मंथ्स का रेंट था। तो 1,20,000 आप लगा लीजिए उसका रेंट साल का, प्लस वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका अलग से होता है। 3 बेडरूम का वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आप नॉर्मल यूसेज करते हैं घर में, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड और सिर्फ बेटा था, तो हमारा बिजली का बिल 600 से 800, 800 से 1,000 दिरहम। अगर बहुत गर्मी है, 2 एसी पूरी रात चल रहे हैं, तो आप लगा लीजिए 1,000 से 1,200 दिरहम हमारा वाटर इलेक्ट्रिसिटी का पर मंथ का बिल आएगा। आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20 से। अभी जो करेंसी का रेट चल रहा है, 1 दिरहम इक्वल टू 19 या 20 रुपीज रहते हैं, तो मैं दिरहम बोलूंगी तो आप उसको 20 से मल्टीप्लाई करके समझ सकते हो। तो हमारा इतना बिल आता था, जो कि क्वाइट हाई साइड है। तो मतलब यहाँ अगर आपने अपना घर लेके किराए पे अपनी स्पेस में रहना है विदाउट शेयरिंग, तो आपका खर्चा ज्यादा हो जाता है। लेकिन अभी तो मैं जो आपको रेट्स बता रही हूँ, ये जो 3 बेडरूम अपार्टमेंट हमें 60 में मिला था, एक टाइम पे इसका रेंट 1,20,000 दिरहम भी रह चुका है। फिर 100,000 हुआ, 1,00,000 दिरहम हो गया, फिर 90,000 हो गया, फिर 80,000 हो गया। जब हमने उस घर को लिया तो उसका रेंट जो है वो 60,000 दिरहम था, जो कि हमें बहुत ही अच्छी डील मिली 3 बेडरूम अपार्टमेंट की। लेकिन डिपेंड करता है कि बिल्डिंग में फैसिलिटी क्या है, क्या नई बिल्डिंग है, क्या बिल्डिंग के अंदर पार्किंग है। क्योंकि हमारी ये जो बिल्डिंग थी जो सलाम स्ट्रीट पे, उसके अंदर पार्किंग इंक्लूडेड नहीं थी, क्योंकि बाहर भी आपकी गाड़ी को पार्क करने के भी चार्जेस लगते हैं पर साल के, तो करीबन 1,000 दिरहम उसके भी लगते हैं। क्योंकि वो उसमें पार्किंग नहीं थी, जिसके चलते हमें मतलब थोड़ी सी बिल्डिंग चीपर मिल गई। और बिल्डिंग थोड़ी सी आप समझ लीजिए बहुत नई नहीं बनी हुई थी। अगर यही सेम 3 बेडरूम मैं किसी ऐसी बिल्डिंग में ढूंढती जहां पे बिल्डिंग नई बनी थी, उसमें पार्किंग होती, उसमें जिम, सोना, ये वो मतलब फैसिलिटीज जिनमें होती हैं, वो तो बहुत ही महंगी बिल्डिंग्स होती हैं। इसका मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ, मेरी कंपनी की एक अकोमोडेशन होती थी जिसका नाम था अल जजीरा टावर्स। ये जो बिल्डिंग है वो हमदान स्ट्रीट पे थी हमारी, बिल्कुल क्राउन प्लाजा के सामने वाली। ये बिल्डिंग हमारी कंपनी ने ली हुई थी लीज पे। अगर मैं वो बिल्डिंग बाहर से मतलब लेती तो उसका तो 1 बेडरूम का अपार्टमेंट का ही रेंट जो है 75,000, अगर 2 बेडरूम लूँ तो 85,000 टू 90,000, तो मतलब हायर साइड है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी साथ में है, जिम, सोना, जकूजी, उसमें कई और फैसिलिटीज साथ में बिल्डिंग की आती हैं, पार्किंग भी अंदर है, और बिल्डिंग बिल्कुल शानदार ऐसे 5 स्टार लेवल की बनी हुई है। तो फिर आप उसी चीज के अकॉर्डिंग पे करते हैं जो आपको मिल रही होती है। तो ये है जनरल आइडिया अबाउट आबू धाबी। अभी हम आबू धाबी से आ गए हैं दुबई। तो दुबई में भी अभी क्या हुआ, साल दर साल
मेरे ख्याल से कोरोना के चलते अभी इम्पैक्ट थोड़ा सा ये आया कि थोड़े से रेंट्स कम हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी अकोमोडेशंस जो हैं दुबई में अवेलेबल थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं जो रहते यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे खरीदी हुई हैं, तो उन्होंने किसी ना किसी को तो रेंट पे देनी है। तो उसके चलते अभी क्या है, अभी रेंट्स चल रहे हैं 1 बेडरूम का यहाँ पे आपको, जो थोड़े दुबई के बाहर बाहर के एरियाज हैं, जहाँ आपको 20 मिनट या 30 मिनट ड्राइव करनी पड़ती है, थोड़े बाहर के एरियाज हैं, वहाँ आपको 30,000 35,000 दिरहम पर ईयर रेंट पे भी आपको घर शुरू हो जाएंगे। 1 बेडरूम शायद इससे भी चीपर मिल जाए। एकोमोडेशंस कैसी कैसी होती हैं यहाँ पे, पहले वो बताती हूँ, फिर दुबई के बाकी रेंट्स के ऊपर भी बात करती हूँ। सबसे छोटा यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं हम स्टूडियो। स्टूडियो होता है, मान लीजिए एक कमरा है, उसी कमरे में ही एक शेल्फ कोने में लगी होती है जिसको किचन का नाम दे दिया जाता है, और उसी में ही साथ अटैच एक छोटा सा बाथरूम होता है, उसको बोल देते हैं स्टूडियो। तो बेसिकली आप एक कमरे में रह रहे हो, उसी के साइड में आप बेड लगा सकते हो, उसी के साइड में शेल्फ है, खाना वहीं बना सकते हो, अपना छोटा सा एक सोफा रख सकते हो, सफिशिएंट रहता है। अगर बहुत ही जरूरत पड़े तो 2 लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं, अगर ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते तो वो एक स्टूडियो में भी रह सकते हैं। स्टूडियो आपको आराम से मतलब काफ़ी सस्ता यहाँ पे मिल जाता है। अभी तो रेट्स बहुत गिरे हुए हैं, और आपको प्लेटफॉर्म्स भी बता देती हूँ जहाँ पे आप आसानी से ढूंढ सकते हो। यहाँ आप गूगल पे टाइप करोगे, डुबिजल के ऊपर ढूंढोगे, आपको आसानी से स्टूडियोज के रेट पता चल जाएंगे हर एरिया के। और कई वेबसाइट्स हैं, मैं एक सर्टन आपको एक फिक्स नहीं बता रही हूँ, लेकिन करीबन आपको बताऊं मैं तो 20,000 दिरहम पर ईयर से भी आपको स्टूडियो यहाँ पे मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। लेकिन यहाँ के कुछ एक फेमस एरियाज हैं, जैसे बरदुबई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडियंस बहुत रहते हैं, हलचल बड़ी रहती है, सब कुछ है यहाँ पे आसपास, तो यहाँ पे रेट्स जो हैं वो बहुत कम नहीं होते हैं। और डाउनटाउन जो दुबई है, कुछ नए एरियाज हैं जो बहुत ही मतलब फेमस एरियाज हैं, उनमें कभी भी रेंट्स कम नहीं होते हैं ज़्यादा। लेकिन जो नए एरियाज दुबई में बाहर बाहर बन रहे हैं, तो उन एरियाज में थोड़े से रेट्स जो हैं आपको कम भी मिल जाएंगे। तो स्टूडियो सबसे छोटा उनका सेगमेंट रहता है। उसके बाद आता है 1 बेडरूम हॉल किचन, BHK जिसको हम बोलते हैं, बेडरूम हॉल किचन। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। तो 2 बेडरूम, एक हॉल, साथ में एक किचन, और डिपेंडिंग ऑन 2 बाथरूम्स हैं, 2 फुल बाथरूम्स हैं। फुल बाथरूम हम बोलते हैं जिसमें नहाने का शावर का भी सिस्टम होता है। अगर 1.5 बाथरूम बोलो तो उसको हम बोलते हैं 1 फुल बाथरूम जिसमें नहाने का शावर का फैसिलिटी होता है, और हाफ बाथरूम बोलते हैं जिसमें सिर्फ WC लगी होती है और वॉश बेसिन होता है, लेकिन नहाने की फैसिलिटी नहीं होती, इस तरह से। और कितना एरिया आपके घर का है, छोटा स्क्वायर फीट है, ज़्यादा बड़ा स्क्वायर फीट है, उस पर भी आपके रेट डिपेंड करते हैं घर के, और डिपेंड करता है लोकेशन पे, और डिपेंड करता है अगर बिल्कुल हार्ट ऑफ आप दुबई रह रहे हो तो महंगा है, अगर आप थोड़ा बाहर रह रहे हो तो थोड़ा सस्ता है। जो लोग ड्राइव करते हैं थोड़ा बाहर भी रह लेते हैं, और कई लोग दुबई से शारजा भी रहते हैं। दुबई और शारजा बिल्कुल पास पास में है, दुबई के कई एरियाज हैं जहाँ से खड़े होकर आपको शारजा नजर आता है। लेकिन इशू क्या है कि गवर्नमेंट ने इतनी रोड्स बना दी हैं, फिर भी दुबई से शारजा का ट्रैफिक लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। कभी कभी मैंने खुद विटनेस किया है कि लोगों को ऑफिस खत्म करके अपने घर जाने में 1 से 2 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जिन्होंने पैसा बचाना है वो फिर भी प्रेफर करते हैं, कई लोग दुबई में जॉब करते हैं और रह शारजा में लेते हैं, क्योंकि दुबई से शारजा का रेंट ऑलमोस्ट उनको आधा पड़ता है। वहाँ पे स्कूलों की फीसें भी कम है, खाने पीने का खर्चा भी कम है, क्योंकि नेचुरली दुबई बहुत हाइप्ड अप प्लेस है, बहुत ही फेमस है, टूरिज्म स्पॉट है। तो यहाँ पे हर चीज़, बिजली, पानी, घर का खर्चा, रहने का, खाने पीने का, रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग, हर चीज़ काफ़ी महंगा है। शारजा कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता है। तो चलिए अब आती है बात यहाँ पे रेंट्स की। आपको हल्का फुल्का अंदाजा दे देती हूँ और ऑप्शंस भी बताऊंगी कि अगर आप आ रहे हो एक सर्टेन सैलरी पे तो आपके लिए क्या बेटर रहेगा। तो दुबई में आप अंदाजन लगा के चले कि 30,000 दिरहम से ऊपर आपको यहाँ पे, अगर दूर से शुरू करें तो 25 से 30,000 दिरहम आपको पर ईयर के हिसाब से आपको घर यहाँ पे 1 बेडरूम मिल सकता है। थोड़ा दूर थोड़ा नज़दीक आपको छानना पड़ेगा, यहाँ आके ढूंढना पड़ेगा, लेकिन 25 से 30,000 दिरहम में आप अपने 1 BHK घर में प्रॉपर्ली यहाँ पे रह सकते हो, जिसमें साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसकी कुछ गवर्नमेंट फीस होती है शुरू में जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको खुद देना पड़ता है पर मंथ का, अगर अपार्टमेंट आपके नाम पे आप लेते हो। और यहाँ पे अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए अपार्टमेंट लेते हो, उसको आप आगे लीज नहीं कर सकते, किसी को रेंट पे नहीं दे सकते ऑफिशियली। मुझे नहीं पता लोग अनऑफिशियली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करते हैं या कहाँ पे करते हैं या नहीं करते हैं, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन मैं आपको एक लीगल वे बता रही हूँ कि अगर अपार्टमेंट, जैसे ये अपार्टमेंट पूरा मेरे नाम पे है, तो मैं इसको किसी और को आगे री रेंट नहीं कर सकती,
अलाउड नहीं होता। और यहाँ पे भी दो तरह की बिल्डिंग्स होती हैं। यहाँ पे पहले ही आपको बिल्डिंग के जो नाथुर हैं, जो जिसे हम वॉचमैन बोलते हैं, यहाँ उनको नाथुर बोलते हैं, वो आपको पहले ही बता देते हैं कि ये बिल्डिंग जो है वो सिर्फ फैमिलीज के लिए है या ये बिल्डिंग सिर्फ सिंगल्स के लिए है। तो आपको अपनी बिल्डिंग वाइजली चूज करनी चाहिए कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपने अगर फैमिली के साथ रहना है तो बेटर है आप फैमिली वाली बिल्डिंग में रहो, और अगर आप सिंगल हो तो आप बेटर है कि जहां सिंगल ज्यादा रहते हैं वो वाली बिल्डिंग में रहो। इसका काफी फर्क यहाँ पे पड़ता है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट चीजों को लेके काफी स्ट्रिक्ट है। शोर शराबा कॉरिडोर्स में करना या लोग कोई हल्ला गुल्ला मचाए उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। कैमरास यहाँ पे हर जगह लगे होते हैं। तो बारी आती है 1 बेडरूम अगर आप लेते हो किसी अच्छे एरिया में, जो पॉपुलर एरिया है, सिटी के बिल्कुल हार्ट में है, नई बिल्डिंग है, विद पार्किंग है, विद फैसिलिटीज है, तो आप लगाइए 1 बेडरूम आपको 45,000 से 55,000 तक, 60,000 तक, 70,000 तक भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी बिल्डिंग, कौन सी लोकेशन, कौन से एरिया में ले रहे हो। लेकिन फिर भी आपको 1 बेडरूम जो है वो हाई अच्छे एरिया में भी आपको करीबन 40,000 से, अच्छी लोकेशन में बिल्कुल सिटी सेंटर के बीचों बीच की बात कर रही हूँ, आपको 40,000 के करीब पर ईयर तक मिल सकता है। अभी के करंट जो 2021 की मैं बात कर रही हूँ अक्टूबर की, तो अब से लेके मैंने ये नोटिस किया है यहाँ पे अगेन लोकेशन एंड चीजें बहुत मैटर करती हैं। 2 बेडरूम 3 बेडरूम 5,000 10,000 दिरहम आप ऊपर नीचे कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे अकोमोडेशंस जो हैं लोग लेते हैं। मतलब कोई 20,000 30,000 40,000 50,000 70,000, मतलब 80,000 90,000 इवन लाख दिरहम। अभी मैं रिसेंटली एक घर पे होके आई हूँ, मेरे एरिया से 10 मिनट की दूरी पे है, लेकिन वो टावर इतना फेमस है अपने आप में, उस टावर में कभी भी रेट्स कम नहीं होते। तो उनमें जो रहते हैं वो 1,30,000 दिरहम दे रहे हैं 3 बेडरूम का, क्योंकि वो बिल्डिंग की लोकेशन इतनी अट्रैक्टिव है। वहाँ पे कोई बिल्डिंग में से अपार्टमेंट छोड़ता ही नहीं है, उसमें मोस्टली कई बिजनेसमैन रहते हैं, या कई ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें सेम कम्युनिटी के लोग रह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बिल्डिंग्स मैंने देखी हैं जिसमें सिर्फ सिंधीज रह रहे हैं और कोई भी वो बिल्डिंग छोड़ना नहीं चाहता। तो उन अपार्टमेंट्स में तो मतलब आप सोचिए कि एक पैसे की भी कमी नहीं की गई है। अभी भी उस बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेना, मतलब बाहर आप 2 अपार्टमेंट्स ले सकते हो उतने रेंट में, वहां पे अभी भी बहुत महंगा है, क्योंकि वो बिल्डिंग्स बहुत पॉपुलर है। तो ऐसा भी यहाँ पे होता है कि कुछ एक जगह कुछ एक लोग नहीं छोड़ना चाहते कुछ रीजन से, और उनके रेट्स कभी नहीं गिरते हैं। अभी बारी आती है अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। जिनकी सैलरी कम है, अगर आप बैचलर हो, फैमिली को नहीं ला सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं। आप शेयरिंग स्पेस में यहाँ पे कमरा शेयर कर सकते हो। उसमें शेयरिंग में क्या होता है, एक तो होता है बेड स्पेस ले लेना। एक कमरा है जिसमें 6 या 8 बेड उन्होंने लगाए होते हैं। अगर आपने वो बेड स्पेस सिर्फ अपने लिए ले लिया, उसमें आपके लिए प्रिवेसी नहीं है, तो वो 500 दिरहम से 600 700 दिरहम से, डिपेंडिंग ऑन अगेन लोकेशन, मेट्रो स्टेशन पास है, उन सब चीज़ों को देखते हुए, या आपको साथ में क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है, इंटरनेट साथ में फ्री मिल रहा है, टीवी कॉमन है वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको 500 दिरहम से 700 दिरहम में भी आपको पर मंथ रूम शेयरिंग मिल जाता है, जिसमें आपको एक बेड स्पेस मिलेगा, रूम नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आप किसी के साथ मिलकर एक अपार्टमेंट ले लेते हो, उसमें अगर शेयरिंग अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए अपार्टमेंट का खर्चा 3,000 दिरहम महीना रेंट है उसका, तो आधा आप दे सकते हो, आधा कोई और दे सकता है, और आप आधा आधा घर शेयर कर सकते हो। जैसे आपके रूम अपने अपने हो गए और हॉल कमरा आपने शेयर कर लिया, किचन आपने शेयर कर ली, और बाथरूम तो खैर अगर 1 बेडरूम है तो उसमें 2 बाथरूम तो रहते ही हैं, एक फुल और एक हाफ, तो वो यूज हो जाता है अकोमोडेट होकर। तो इस तरह से लोग शेयरिंग कर लेते हैं। कई लोग एक कमरा साथ में ले लेते हैं शेयरिंग में, तो जैसे आधा रेंट तुमने दे दिया, आधा मैंने दे दिया, तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हो तो कम से कम आपको एक कमरे की तो अपने लिए जरूरत पड़ेगी ही। आप शेयरिंग बेड स्पेस में तो नहीं रह सकते, तो एक रूम आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो 1,000 में 1,500, डिपेंडिंग ऑन एरिया, अगेन लोकेशन, आपका कैसा घर है, क्या उसमें फैसिलिटी आपको साथ में मिल रही है, तो आप इतना तो अंदाजन लेके चलें। तो ये था एक लमसम जो मैंने आपको बताया था कि मतलब यहाँ पे इतना रेंट तो है ही, लेकिन अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा बचाना चाहते हो यहाँ पे, क्योंकि मेजर खर्चा यहाँ पे घरों के रेंट्स का ही है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी के बिल का ही है, और दुबई में वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू आबू धाबी महंगा है। और आप ये मत सोचो कि दुबई आबू धाबी के रेंट्स दोनों ही टक्कर के हैं। मुझे तो ना वो सस्ता लगा ना ये सस्ता लगा। यहाँ पे भी एरियाज के अकॉर्डिंग रेंट्स जो हैं काफ़ी हाई भी हैं, काफ़ी मतलब, लेकिन अब कम हुए हैं, तो मैं खुश हूँ। अगर यही सेम घर जिसमें मैं बैठी हूँ मैं पहले ले लेती, आज से 3 4 5 साल पहले, तो शायद इसका मैं 2 गुना रेट दे रही होती जो मैं अभी दे रही हूँ। तो अभी भी रेट्स जो हैं वो काफ़ी मतलब लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा हमारा जो है रेंट्स में जाता है, जो कि फैक्ट है। रेंट्स में भी
और बिजली पानी में भी। अभी मैंने पिछले महीने, अभी हम नए नए इस घर में शिफ्ट हुए हैं और हमारा 1 महीने का बिल करीबन 800 दिरहम से ऊपर आया है, जबकि हमारे घर में दिन में एसी नहीं चलता, सिर्फ रात में एसी एक चलता है। और बस जो दिन में लाइट्स वगैरह जलती हैं, हम दिन में फ़ैन चलाते हैं, घर में साइड में फ़ैन्स मैंने रखे हैं, पूरा दिन एसी नहीं चलाती हूँ, फिर भी जो है यहाँ पे बिजली का बिल आप दुबई में थोड़ा सा मुझे लगा ज़्यादा आता है। तो इन सब फैक्टर्स को आपको देख के ही अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आना है, क्योंकि यहाँ मेजर खर्चा आपका अकोमोडेशन और बिजली पानी का है। उसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है, अगर आप अपनी फैमिली को इमीडिएटली साथ लेकर आना चाहते हो और आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन यही है, सेक्रीफाइस योर टाइम। तो आपको टाइम शायद जाने आने में ज़्यादा लगे, लेकिन आप शारजा में घर ले सकते हो। शारजा में भी अकोमोडेशंस बहुत सुंदर हैं और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे बिजली पानी और रेंट सब कुछ आपको हाफ पड़ता है ऑलमोस्ट। तो आप अपना घर जो है फैमिली को वहाँ लेके रख सकते हो और एजुकेशन भी वहाँ पे कंपैरेटिवली यहाँ से सस्ती है। आज की वीडियो स्पेसिफिक मैं रखना चाहती थी सिर्फ रेंट्स को लेकर। तो उसके अलावा अगर आपको लगता है आप और कुछ जानना चाहते हैं यूएई के बारे में, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं आपको डेफिनेटली सच सच बताऊंगी कि आपको कितना खर्चा जो है वो लगता है, ग्रोसरी का, यूटिलिटीज़ का वगैरह वगैरह, जो भी आप जानना चाहते हैं हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियोज़ बनाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर डिटेल में बात करनी जरूरी थी। डिड आई मिस एनीथिंग? आई डोंट थिंक सो। अगर कुछ मिस किया तो मुझे बता देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ में उससे अपडेट करती हूँ आप सबके लिए। एंड मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द। गुड बाय फॉर नाउ।